नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन मॉक टेस्ट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा मॉडल पेपर नंबर 14 रहने वाला है और इस क्लास में हम हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग तथा गणित के प्रश्नों का क्रमवार अध्ययन करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर करके आ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने पिछले 13 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप पिछले मॉडल को भी जा करके देखिएगा, वहाँ पर भी हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को। प्यारे दोस्तों, उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और साथ ही साथ ये जो दो महान खिलाड़ी रोहित शर्मा और शिखर धवन, जिन्होंने क्या किया है, T20 से अभी अभी संन्यास की घोषणा भी कर दी है कल, ठीक है। तो विराट और रोहित अब आपको T20 टीम इंडिया में नहीं देखेंगे और साथ ही साथ हम चैंपियन बन गए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले यदि लाइक नहीं किए है कर दीजिए, कमेंट करके बताइए किस तरह का आपको कंटेंट चाहिए। दोस्तों में सेशन को शेयर कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस का अपडेट आपको मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, एक खुशखबरी और है, यदि आप लोग पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप पर। डीएस सर ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हम आपको सारे के सारे पीडीएफ डाल देंगे, तो आप यहीं से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, जिसका सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे, क्या होगा इसका सही जवाब। प्यारे दोस्तों, बोला गया है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम दिनों में कर्नाटक चला गया था और वहीं पर इसने जैन धर्म अपनाया था और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। जबकि हम बौद्ध धर्म के प्रचार की चर्चा करें तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे ज़्यादा किसका काम रहा? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, अशोक का नाम रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न में प्यारे दोस्तों पूछा गया है, प्रसार भारती और किस देश के मिजाजी मीडिया ग्रुप ने 28 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में प्रसारण और सामग्री साझा करने के सहयोग के लिए ज्ञापन यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये तो करंट अफेयर 2018 का है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि मिजाजी मीडिया ग्रुप किस देश से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे ये म्यांमार से संबंधित है। कहाँ से है प्यारे दोस्तों? म्यांमार से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बोला गया है प्यारे दोस्तों यहाँ पर किस देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसमें सर्वाधिक जिलों की संख्या है। कुल मिलाकर के 75 जिले हैं। कितने हैं? 75 जिले। यहाँ से कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे विधान परिषद की जो संख्या है यहाँ पर 100 सीटें हैं। अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर 403 सीटें हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लोकसभा की, प्यारे दोस्तों यहाँ पे 80 है, पूरे देश में सर्वाधिक है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राज्यसभा की, 31 हैं, पूरे देश में सर्वाधिक हैं। यानी कि विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी अगर सर्वाधिक सीटों की संख्या किसी प्रदेश में है तो उसका नाम उत्तर प्रदेश है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न में कहा गया है किसी पिंड का भार डैश पर निर्भर करता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, किसी पिंड का भार है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जैसे मैं बात करता हूँ, ये हमारी पृथ्वी है और इसको हम दो गोलार्ध में बांटते हैं, यानी एक आपका नदर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, एक आपका सदर्न हेमिस्फीयर। अगर कोई वस्तु इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर 1 kg की है, ठीक है, कितने की है प्यारे दोस्तों? 1 kg की। तो प्यारे दोस्तों, जब हम इसको ध्रुवों की ओर ले जाएंगे, कहाँ पर? इसको हम ध्रुवों की ओर ले जाएंगे तो इसका वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी इक्वेटर से जब हम वस्तु को ध्रुवों की ओर ले जाते हैं तो क्या होता है? वजन बढ़ जाता है। तो वही तो कह रहा है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कहा गया है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था। प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, ये हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। किसके शासनकाल में हुआ था? तो वॉरेन हेस्टिंग। प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग वही व्यक्ति था जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। चलिए अगले प्रश्न में इसी के साथ चलते हैं। अगला प्रश्न बोला है कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। देखो प्यारे दोस्तों, अभी तक पूछ रहा था किस राज्य में है,
लेकिन अभी पूछा है किस जिले में है, तो प्यारे दोस्तों इसका उत्तर बनेगा नैनीताल। क्या बनेगा? नैनीताल। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट, जिसका अभी हाल ही में नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखेंगे। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? रामगंगा नेशनल पार्क इसका वर्तमान नाम है और ये नैनीताल जिले में स्थित है, याद रखेंगे। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, तब इसको हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। आगे आ जाते, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणविक कण नहीं है? तो प्यारे दोस्तों एक अणु परमाणविक कण नहीं है, यहाँ पर उत्तर बनेगा ड्यूट्रॉन। क्या बनेगा? ड्यूट्रॉन। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। देखो ये हमारे पास एक परमाणु है, इसमें होता क्या क्या है, तो इसका सेंटर यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्यारे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और याद रखेंगे प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कुछ भी नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? ये आपका उदासीन होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, जो ये जो परमाणु है इसकी बाहरी कक्षा में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। ये भी बात आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है फिगर आप सभी के लिए। सेंटर में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि बाहरी कक्षाओं में सतह पर चक्कर क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो प्यारे दोस्तों जो हमारा लैक्टोज होता है, क्या होता है? जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज शर्करा के कारण दूध में मिठास आती है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में पूछा है किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? प्यारे दोस्तों देखो, जैसे एक प्रकार से मान लेते हैं ये श्रीलंका है, क्या है ये? हमारे पास श्रीलंका है। श्रीलंका का जो उत्तरी एरिया है, जिसे हम जाफना प्रांत के नाम से जानते हैं, इस एरिया को जीतने वाला जो व्यक्ति था वो प्यारे दोस्तों राजराज फर्स्ट था। कौन था? राजराज फर्स्ट। लेकिन राजराज फर्स्ट का ही एक लड़का आया जिसका नाम था राजेंद्र फर्स्ट, उसने पूरी श्रीलंका जीत लिया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो आपसे पूछेगा उत्तरी भाग किसने जीता? राजराज फर्स्ट ने। जबकि यहाँ पर अगर पूछे पूरा श्रीलंका किसने जीता, क्या पूछेगा? पूरा श्रीलंका किसने जीता? तो आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, पूरा श्रीलंका जीतने वाला राजेंद्र प्रथम था और ये चोल वंश के शासक थे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने की थी, इस बात को भी याद रखेंगे। कहा गया है प्यारे दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताइए। तो प्यारे दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? ये शुक्र है। क्या है? याद रखेंगे, कौन है? शुक्र है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में पूछा है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो देखो गरीबी उन्मूलन का नारा अगर सन पूछेगा तो 1971 में। ठीक है, 1971 में दिया। लेकिन प्यारे दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने 1974 से लेकर के 1978 तक जो पंचवर्षीय योजना चली थी, ये पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? ये हमारे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, ये पंचवर्षीय योजना थी पाँचवीं। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। तो याद रखेंगे पंचम पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का जो उद्देश्य था वो दिखाया गया था। ठीक है, नारा कब दिया था पूछेगा तो 1971 में दिया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। आगे बोला है द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की एक प्रमुख पुस्तक है, याद रखेंगे। इसी के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, इनकी है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या है प्यारे दोस्तों? इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। हमने इनकी कई बार बताई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के है, याद रखेंगे। आगे आ जाइए, कहा गया अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्यारे दोस्तों समय था 1917 का, लखनऊ में अधिवेशन चल रहा था, सॉरी कहाँ पे चल रहा था? कलकत्ता में अधिवेशन चल रहा था। वहाँ पर श्रीमती एनी बेसेंट को क्या बनाया गया था? प्यारे दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसी के साथ साथ इनकी एक प्रसिद्ध चर्चा रहती है होम रूल में। किसमें रहती है? होम रूल आंदोलन में। किसमें रहती है? होम रूल आंदोलन किसने चलाया सर्वप्रथम? तो बाल गंगाधर तिलक के साथ में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, तो 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। जबकि हम बात करते हैं सरोजनी नायडू की, तो इनको आप इस तरह से याद रखेंगे, सरोजनी नायडू ने क्या किया था? ये पहली भारतीय कौन थी? फर्स्ट भारतीय थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। क्या की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, फर्स्ट भारतीय थी। इसी के साथ साथ महिला कांग्रेस की स्थापना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसी का जो महिला वर्जन है, महिला कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो वो भी मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे सरोजनी नायडू ने की थी। तो 3 प्रश्न बनते हैं 4। देखो पहला तो अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल लीग से जुड़ी हुई थी, 1917 में पहली बार बनी। जबकि श्रीमती सरोजनी नायडू भारतीय
भारतीय जो कांग्रेस है इसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 में कानपुर के डीएवी कॉलेज में ये बनी थी। इसके अलावा प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, महिला कांग्रेस स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? सरोजिनी नायडू को जाता है। नलिनी सेनगुप्ता, ये प्यारे दोस्तों तीसरी महिला थी जो आपकी कांग्रेस की क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, ये आपका जौनपुर हो जाएगा। अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी। इसने 1451 में इसकी स्थापना की थी। 1451 में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अंतिम इब्राहिम लोधी था। और सिकंदर लोधी जिसने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। किसकी? सिकंदर लोधी जिसने 1504 में आगरा की स्थापना की थी, ये भी याद रखना है। आगे बोला है भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन संबंधित है। दोस्तों याद रखेंगे, भारतीय सांख्यिकी आयोग संस्थान द्वारा, ठीक है, भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान है इसके द्वारा, जिसे हम एनएसएस भी कहते हैं, ठीक है, एनएसओ भी कहते हैं, नेशनल सांख्यिकी आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेशनल स्टैटिक्स आपका ऑर्गेनाइजेशन, इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। पहले देखो जारी करता था सीएसओ, लेकिन इसका 2019 में विलय हो गया। देखो यहाँ पर पूरी घटना लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा गया है कि दिनांक 23 मई 2019 के आदेश अनुसार एनएसएसओ और सीएसओ के विलय के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना यानी गठन को मंजूरी दी गई, जिसका पूरा फॉर्म क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, एनएसओ। इसके द्वारा अब वर्तमान में जारी की जाता है। आगे कहा गया है चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? प्यारे दोस्तों, चाणक्य के बचपन का जो नाम था वो विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से कहा जाता है। जब ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाने गए थे तब इनका नाम कौटिल्य पड़ा था। और चाणक्य प्यारे दोस्तों, ये जब चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने तब इनका नाम चाणक्य पड़ा था। चलिए आगे प्रश्न में आ जाइए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाइए। बोला है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय खनन अनुसंधान याद रखेंगे, धनबाद में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। आगे बोला गया रेफ्रिजरेटर में क्या कर रहे हैं? खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान कितना है? तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस। आगे बोलेगा, कहा गया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? प्यारे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन का डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। इसके अलावा याद रखना है, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। देखो सुंदरबन के डेल्टा की अगर हम चर्चा करें तो ये हमारा क्या है? पश्चिम बंगाल वाला रीजन है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ये आपका किसका है? बांग्लादेश वाला रीजन है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, यहीं पर स्थित है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। यहाँ से गंगा नदी आती है, देखो गौर से समझो, यहाँ से प्यारे दोस्तों ऊपर से गंगा नदी आ रही है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, तो यहीं से हमारा डेल्टा बनाती है। चलिए आगे प्रश्न में आ जाइए। बोला गया है इंडोनेशिया की मुद्रा है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, रुपया। क्या है? रुपया है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे आ जाइए। देखो हम इंडोनेशिया की मुद्रा दिखा देते हैं। ये इंडोनेशिया के 20,000 का नोट है। यहाँ पर लिखा है क्या लिखा है? ये बैंक ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। यहाँ पर गणेश जी बने हुए और यहाँ के इनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे होंगे वो हैं। और यहीं पर प्यारे दोस्तों इंडोनेशिया रुपया, ठीक है, ये लिखा है इंडोनेशिया रुपया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। आगे कहा गया है हिंद महासागर सम्मेलन के तीसरे संस्करण, तीसरा नहीं है यहाँ पे 7वां संस्करण है, ठीक है। कौन सा? हिंद महासागर का जो 7वां संस्करण हुआ है हिंद महासागर सम्मेलन का 8-9 फरवरी 2024 को हुआ। कहाँ पर हुआ ये बताना है। तो प्यारे दोस्तों ये हुआ है पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बोला है भारत का सुपर कंप्यूटर परम 8000 कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे दोस्तों ये याद रखेंगे, पहला सुपर कंप्यूटर था और इसकी स्थापना विजय भटकर के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में। देखो अभी तक हम ये तो जानते हैं कि परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, लेकिन कहाँ पर स्थापित हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में हुआ था। आगे बोला गया है सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड, खगोलीय छोटे पिंड जो जिन ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं वे हैं। यानी कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है किन किन ग्रहों के मध्य में है? तो याद रखेंगे मंगल और बृहस्पति के मध्य में। देखो मैं आपको पूरा इमेज दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपना जो सौर मंडल है इसमें कुल मिलाकर के हमें 2 बेल्ट पता चलती हैं। एक तो एस्ट्रॉयड बेल्ट पता है, एक आपकी केपलर बेल्ट पता है। केपलर बेल्ट बिल्कुल सौरमंडल के बाहरी परत पर है। कहाँ पर है? सौरमंडल के बिल्कुल बाहर में केपलर परत है। जबकि देखो ये रहा मार्स यानी मंगल और ये रहा आपका बृहस्पति। इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में याद रखेंगे एस्ट्रॉयड बेल्ट स्थित है। इस बात को भी आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। हमारा प्यारा अर्थ कहाँ पर है? ये है, इसको भी याद रख लो, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए।
बोला गया है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना किससे संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे ये हरियाणा की योजना है। कहाँ की है? हरियाणा की योजना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बोला है संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो कौन कौन से 3 आपातकाल हैं, तीनों के तीनों आपके सामने हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल के उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला राष्ट्रीय आपात 352 से कितना हो जाएगा, सॉरी अनुच्छेद 352 से 355 तक। आगे है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी राष्ट्रपति शासन 356 से 359 तक है। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप सभी को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। बोला गया है भारत में निम्नलिखित झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों याद रखना है कुंचिकल वाटरफॉल। कौन है? कुंचिकल वाटरफॉल है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा देखो यहाँ पर इसके बारे में कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। कह रहा है इसको कहा जाता है सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा कुंचिकल फॉल्स 1493 फीट ऊंचा है और फॉर्म्ड बाई रिवर वाराही। कौन सी नदी पर है? वाराही नदी पर है। कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना ये भी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है हमने, ठीक है। तो इसको आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, 1493 फीट है, ठीक है, याद रखेंगे 1493 फीट, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। अगर इसको मीटर में बदलने जाएंगे तो 449 मीटर के आसपास होगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कहा गया संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट केलुआ। कौन है? माउंट केलुआ, ये आपका संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर स्थित है? हवाई द्वीप पर स्थित है, अमेरिका में, ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और जैसे बात कर लेते हैं। कोटोपैक्सी इटली में, फ्यूजियामा जापान में, वेसुवियस कहाँ पर है? तो एक मिनट, कोटोपैक्सी कहाँ पर है? ये इक्वाडोर में है। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? ये इक्वाडोर में है, ठीक है। इसके अलावा कहाँ पर? फ्यूजियामा जापान में है। वेसुवियस आपका इटली में है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये इटली में है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो याद रखेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी, ये आपका प्रधान होता है। आगे बोला है सी भाषा का आविष्कार किसने किया? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे डेनिस रिची ने। किसने किया था? डेनिस रिची ने। कब किया था? 1976 में किया है, इस बात को भी आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला है आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी, देखो इसमें चर्चा बोल रही है, सरकार बदल जाती है, वो अपनी राजधानी बदल लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में इसका जो हो चुका है ये अमरावती प्रोजेक्ट को विकास के लिए जो अपनी किसकी टीडीपी की सरकार बनी है वहाँ पर, यानी चंद्रबाबू नायडू की, उन्होंने अमरावती जो प्रोजेक्ट है वो फिर से शुरू कर दिया है, ठीक है। इसको राजधानी बनाने का प्रस्ताव रख दिया है। पहले विशाखापट्टनम बनाई उन्होंने, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ये अलग अलग हैं। आगे बोला पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रावधान किए गए? तो दोस्तों याद रखेंगे 1993 में पहली बार संशोधन हुए थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 73वां संविधान की, किसकी? 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। देखो ये दोनों के दोनों आए थे 1992 में। कब आए थे? 1992 में। लेकिन लागू कब हुए? तो दोस्तों ये हुए 1993। आपने सुना होगा 24 अप्रैल की कहानी, ठीक है। 24 अप्रैल की कहानी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और दोस्तों यहाँ पर बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर 73वें संविधान संशोधन से ये लागू हुई थी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और ये लोकल अर्बन बॉडी यानी जो नगर पालिकाएं हैं उनसे संबंधित है। चलिए आ जाइए, आगे बोला गया है निम्नलिखित में से वह कौन है जिसने भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया? अच्छा, जो भारतीय नहीं है और भारत रत्न मिला है, तो ऐसे 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग। कौन कौन से? एक तो नेल्सन मंडेला रहे, ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, और दूसरे व्यक्ति हैं आपके सीमांत गांधी। कौन है? सीमांत गांधी, जो खान अब्दुल गफ्फार खां के नाम से आप लोग जिन्हें जानते हैं। इन्होंने लाल कुर्ती दल का गठन किया था और इसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने क्या दिया है इन्हें प्यारे दोस्तों दिया गया है, सीमांत गांधी जी को क्या दिया है? भारत रत्न दिया है। चलिए आगे आ जाइए। आगे बोला है विश्व कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस दोस्तों ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम 22 अप्रैल की बात करें तो यहाँ पर हम मनाते हैं अर्थ डे। क्या मनाते हैं? अर्थ डे। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे आ जाइए। बोला है इसरो ने अंतरिक्ष में मानव को भेजने की दिशा में डैश को गगनयान मिशन के तैयारी का पहला प्रारूप जारी किया है। जो भारत अंतरिक्ष में अपने व्यक्ति भेज रहा है, यानी जो गगनयान मिशन भेज रहा है, उसका पहला प्रारूप कब जारी हुआ था? इसका पहला प्रारूप जारी हुआ था प्यारे दोस्तों 28 अगस्त 2018 को। प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताया गया था कि जो अपना इसरो है ये पहली बार मानव को क्या करेगा? अंतरिक्ष में भेजेगा। लेकिन अभी हालांकि 2024 में ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है, हो सकता है लास्ट दिसंबर तक ये पहुंच जाए। चलिए आगे आ जाइए। बोला गया है यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? चलिए प्यारे दोस्तों हिंदी शुरू होने वाली है। यह कहानी रोचक है
तो यहाँ पर क्या आया है, यह है, तो ये क्या है, एक प्रकार का सर्वनाम है, तो यह कहानी रोचक है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे सार्वनामिक विशेषण की चर्चा की गई है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला है भाषा के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप से क्या कहते हैं। जो भाषा लिखने का काम होता है उसमें जो प्रयुक्त चिन्ह है, जैसे हमने कहा हिंदी हमें लिखनी है तो किस में लिखेंगे, आ करके इस तरह से ज्ञ तक के अक्षर हम लेंगे। इसी प्रकार इंग्लिश लिखेंगे तो ए से लेकर के बी तक के लेंगे। तो ऐसे ये जो भाषाएं होती हैं इनको लिखने के जब व्यक्त किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, इन चीज़ों को, इनको क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे इनको लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, लिपि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बोला गया है बेईमानों से बचकर रहिए, वाक्य में लुप्त विशेष के लिए उपयुक्त हुआ है। किसके लिए उपयुक्त हुआ है बताइए, बेईमान लोगों से बचकर रहिए। ठीक है, याद रखेंगे बेईमानों से बचकर रहने का मतलब क्या है, जो बेईमान लोग हैं उनसे बचकर रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कोई जानवर बेईमानी कर ले पता चले, ठीक है, ऐसा नहीं होता है प्यारे दोस्तों। तो बेईमान लोगों से बचकर के रहिए, ये सही हो जाएगा। आगे बोला है निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में विशेषण बताइए। तो प्यारे दोस्तों जो विशेषण है वो यहाँ पर सहायक है। क्या है, विशेषण जो है वो सहायक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप सभी याद रखेंगे। आगे बोला गया है निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग की बात करते हैं, राशि क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर हम चील की बात करें ये भी स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, आप बोलते हैं चील आ रही है, कुर्सी भी स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको चील में कन्फ्यूजन हो रही है तो चील होती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ये स्त्रीलिंग है। जबकि जो पक्ष विपक्ष की बात करें ये आपके किस में आते हैं, ये आपके पुल्लिंग में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे आ जाइए, बोला गया है प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। अच्छा, स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है तो बोलियाँ स्त्रीलिंग होती हैं। देश तो भैया होता है ना, तो इस तरह से नदियाँ भी प्यारे दोस्तों स्त्रीलिंग है, भाषाएं भी स्त्रीलिंग है। तो एक बार फिर से ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, बोला है राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर देंगे तो कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, याद रखेंगे उसका उद्देश्य क्या है, प्रश्न का उद्देश्य क्या है उसको समझेंगे। राजा भिक्षुक को दान देता है, किस लिए देता है, भोजन के लिए दान देगा ना, तो इस तरह से के लिए या को इस तरह के शब्द आते हैं। तो हमने बताया संप्रदान कारक। देखो एक बार फिर से समझ लो, कर्ता ने कर्म को, देखो को तो यहाँ पे भी आया है लेकिन कर्म होना चाहिए, वहाँ पे कर्म नहीं है। ठीक है, इसके बाद बोला है करण से के द्वारा संप्रदान आया है ना, तो को के लिए हेतु। ठीक है, याद रखेंगे ये आपको वर्ड समझने होंगे। तो राजा भिक्षुक को दान देता है तो संप्रदान कारक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। बहु का बहुवचन क्या होगा, चलिए बताइए, बहु का बहुवचन क्या होगा, बहुएं। प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बहुएं हो जाएगा। इसको आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला है कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य में काल पहचानिए। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर कल तापमान अधिक होगा का मतलब क्या है, भविष्य काल की चर्चा कर रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, भविष्य काल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, बा। तो देखो यहाँ पर आपको इस चार्ट को याद रख लेना है। देखो अभी तक नहीं बनाया, बना लो। क्या क्या है इसमें स्वर आ जाते हैं, इसमें अनुस्वार आ जाते हैं, इसमें व्यंजन स्पर्शी वर्ग के आ जाते हैं, का खा का चा टा ता पा। ठीक है, और इसके अलावा अंतस्थ हैं, उसमें है, संयुक्त अक्षर हैं, आगत स्वर है, आगत व्यंजन है, नुक्ता युक्त व्यंजन है। ठीक है, इन सभी को आप अगर बना लेंगे एक चार्ट में तो आपके एग्जाम के लिए ये कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे आ जाइए। आगे बोले अल्प प्राण ध्वनिया समूह कौन सा है, अल्प प्राण की बात कर रहा है प्यारे दोस्तों। चलिए उससे पहले हम आपको एक चार्ट दिखाते हैं। तो वो यहाँ पर क्या है, ये आपका एक चार्ट है। इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर 1, 3 और 5 ये क्या है, अल्प प्राण में आते हैं, यानी का चा टा ता पा और गाजा डा दा बा। और इसके अलावा ये पूरा जो आपके क्या बोल सकते हैं नासिक के व्यंजन है, इन सभी में क्या आते हैं, ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अल्प प्राण कौन से हैं। अल्प प्राण में काचा टा ता पा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, काचा टा ता पा। अल्प प्राण में यहाँ पर का खा है, खा होगा नहीं क्योंकि दूसरे वर्ग का है। चा छा जा हो जाएगा, झा इया। तो ये ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका बी दे रखा है ये हो जाएगा। देखो हम दिखा देते हैं एक बार फिर से, यहाँ पर जा सॉरी कहाँ गया, चा हो गया, जा हो गया और यहाँ हो गया। ये तीनों के तीनों थे, पहला तीसरा और पांचवा, ये क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण। और ये दो बचे हुए दो कौन क्या हो जाते हैं, ये महाप्राण हो जाते हैं। चलिए इसके अलावा आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर उस समय से समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे देख लो, एक तरफ अल्प प्राण है आपके लिए, एक तरफ महाप्राण है। तो इनको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, अल्प प्राण अलग है, महाप्राण अलग है। इनकी संख्या पूछी जाती है प्यारे दोस्तों, संख्या पूछी जाती है तो याद रखेंगे कितने हो जाएंगे, 3 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 और 4 19। ठीक है, ये 19 हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो इनकी संख्या 14 हो जाएगी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे।
तभी तो आपके टोटल व्यंजन कितने बनेंगे, 19, 14, 33 बन पाएंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा नासिक के व्यंजन है। देखो नासिक के व्यंजन से क्वेश्चन आ गया। नासिक के व्यंजन में कितने आते हैं, नासिक के व्यंजन में पूछा जाएगा तो 5 आएंगे। नासिक अगर अक्षर पूछेगा तो कुल मिलाकर के 6 होंगे। तो नासिक के व्यंजन इयाँ इयाँ ये जो आया है 5वां वर्ग में होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। आगे बोला उच्चारण के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो आपके सामने है। तो नासिक के व्यंजन यहाँ पे दिए गए हैं। कहाँ, ये देखो संख्या तो ये 6 है, लेकिन व्यंजन की अगर बात करेंगे तो व्यंजन आपके 5 बनेंगे, क्योंकि इसमें अंग एक प्रकार का क्या है, अंग एक अयोग वहा है, ये भी यहाँ पर आता है। इसके अलावा स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन और स्पर्श संघर्षी ये हो जाएंगे। इसके अलावा पार्श्व व्यंजन ला हो जाएगा, प्रकंपित रा हो जाएगा, उत्क्षिप्त अढ़ा और अढ़ा हो जाएगा, अर्धस्वर यावा हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बोला गया हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पछताना इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बोला गया कंगाली में आटा गीला, प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो मुसीबत में और मुसीबत आना। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कंगाली में आटा गीला होने का बिल्कुल सही लोकोक्ति का अर्थ है। आगे बोला निम्नलिखित में से किस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। तो कह रहा है मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। कह रहा मैंने उस कागज नहीं, उस कागज पर मैंने, तो ये तो गलत हो गया। उस कागज पर मैंने, ये भी गलत हो गया। मैंने हस्ताक्षर कर दिए उस कागज पर, ये भी गलत है। तो आप कह सकते हो जो ऑप्शन नंबर ए है प्यारे दोस्तों, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। देखो एक बच्चे ने कहा था प्यारे दोस्तों, क्या बोला था कि सर यहाँ पर आप या तो इसको अलग फॉन्ट में ना लाइए या उस पर चिन्ह लगाइए। तो देखो यार, देखो इसको अगर हम पूरा मिटा दें तो मिट जाएगा, लेकिन जब हम PDF डालेंगे तो बच्चे कैसे समझेंगे। तो इसलिए या तो स्टार चिन्ह या तो वो अलग फॉन्ट, इसलिए जरूरी होता है इसका उत्तर बताने के लिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आगे आ जाइए। बोला गया भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं, 8 रस हैं। इस बात को याद रखेंगे। देखो आगे इसके ऊपर डिटेल से चर्चा करते हैं। बोला गया नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि की पुस्तक है उसमें रसों की संख्या 8 मानी है। कौन कौन से, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक और बीभत्स तथा अद्भुत, ये 8 रस माने गए हैं। दांडी ने भी 8 रसों का उल्लेख किया है। भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बोला गया प्रवाह लाने के लिए छंद में पंक्ति में ठहरना कहलाता है। अच्छा, जो प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति हो तो उसमें ठहरना क्या होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हम एक लाइन पढ़ते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, हारी के बाद हम थोड़ा रुकते हैं, उसके बाद बोलते हैं द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। तो प्यारे दोस्तों आप ये याद रखो कि ये जो रुकना होता है यहाँ पे जो रुकना होता है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, तो ये रुकना प्यारे दोस्तों कहलाता है यति। क्या कहलाता है, यति कहलाता है। अच्छे से याद रखना है। आगे आ जाइए। बोला अनेकार्थी शब्द अब्ज के लिए गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब्ज का मतलब क्या है, ये तो दिया है 3 विकल्पों में जबकि एक में नहीं है। तो अब्ज का मतलब मेघ नहीं होता है। मेघ मतलब क्या है, बादल होते हैं। तो अब्ज का मतलब मेघ नहीं होता है, ये सही हो जाएगा। शंख बनेगा, चंद्रमा बनेगा, कपूर बनेगा, ये अब्ज के अनेकार्थी बन सकते हैं। चलिए आगे आ जाइए। मेघ नहीं बनेगा। पवन का संधि विच्छेद क्या हो। प्यारे दोस्तों ये एक अयादी संधि का उदाहरण है। इसमें बनेगा पौधन अन। ठीक है, क्या बनेगा, पौधन अन बनेगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। पवन हो जाएगा, कभी कभी 2 मात्रा भी मिल जाएंगी। चलिए आगे आ जाइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन हो जाएगा, पौधन अन मैंने बता दिया है। ठीक है, पौधन अन बता दिया है। चलिए आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है। तद्भव शब्द प्यारे दोस्तों यहाँ पे कांच हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, और इसका तत्सम जो होता है वो केवल कांच होता है। ठीक है, क्या होता है, कांच, ऊपर चांद बिंदी नहीं आती है, ये हो जाता है तत्सम। आगे देखो सकट, घात, ये गोपाल क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। आगे बोला अमी का तत्सम रूप क्या है। अमी का प्यारे दोस्तों याद रखेंगे अमीय, क्या हो जाएगा, अमीय हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अमी का तत्सम रूप अमीय हो जाएगा। इस बात को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ। आगे बोला है सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है। सनसनाहट, तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे सनसन प्लस आहट, क्या हो जाएगा, सनसन और प्लस में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों याद रखेंगे आहट। ठीक है, सनसन प्लस आहट मिलाकर के सनसनाहट हो जाएगा। तो कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय बाद में आते हैं। तो प्यारे दोस्तों आप कह सकते हो यहाँ पर आहट प्रत्यय है। क्या है, आहट प्रत्यय है। अच्छे से याद रखना है। आगे बोला है पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला क्या कहलाता है, अन्वयागत कहलाता है। क्या कहलाता है, अन्वयागत कहलाता है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला है प्रसारण का विलोम शब्द क्या है। प्रसारण का जो प्यारे दोस्तों विलोम है वो आकुंचन होता है। प्रसारण का मतलब क्या होता है, फैलना होता है। आकुंचन का मतलब सिकुड़ना होता है। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। अच्छा, अज्ञानी का पर्याय नहीं है तो प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे कह सकते हो
अज्ञानी का पर्याय हो जाएगा आपका अज्ञ, मूर्ख और अनभिज्ञ। जबकि भिज्ञ की बात करें तो ज्ञान रखने वाला, जबकि अज्ञानी तो कोई ज्ञान ही नहीं होता है, तो ये नहीं बनेगा। ये क्या बन जाएगा? भिज्ञ बन जाएगा, इसका विलोम। अज्ञ, अज्ञ की बात करते हैं तो अज्ञानी का अज्ञ ये समानार्थी है, क्योंकि आ का मतलब होता नहीं, अज्ञा का मतलब ज्ञानी, तो जिसके पास ज्ञान नहीं है वो अज्ञ हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। आगे बोला पंचानन में कौन सा समास है? तो प्यारे दोस्तों, पंचानन में समास की बात करेंगे तो बहुब्रीहि समास है। वैसे इसमें द्विगु समास हो सकता है, देखो क्योंकि पंचानन आया है, पहला शब्द संख्यावाची है, लेकिन द्विगु समास क्यों नहीं होगा? क्योंकि पंचानन भगवान को डिनोट करता है, और कौन से भगवान को रिप्रेजेंट करता है? भगवान शिव। पंच आनन अर्थात भगवान शिव के 5 मुख थे। ठीक है, इसके अलावा ऐसा ही पूछा जाएगा आपसे षडानन। क्या पूछा जाएगा? षडानन। षडानन में हनुमान जी आ जाएंगे, हनुमान जी के 6 मुख होते हैं। इसके अलावा कार्तिकेय, इनके भी 6 मुख होते हैं, तो ये लोग आ जाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते, आगे कहा गया निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, बताइए। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, कह रहा है कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 2 वर्णों से जब मेल होता है तो संधि बनती है। कह रहा है 2 स्वरों के उत्पन्न से मेल होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। ये भी सही है, जब 2 स्वर मिलते हैं आपस में स्वर संधि बनती है। जैसे मैं कह दूं आ और ई, ये दोनों मिले, तो इसके अलावा इन दोनों से जब संधि बनेगी तो क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ए। तो इसमें क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों? याद रखेंगे, यहाँ पर आपका बन जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का बन जाएगा स्वर संधि। ठीक है, इसके अलावा बोला है व्यंजन से स्वर, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो ये भी सही लिखा है। अगर अब विसर्ग के साथ में विसर्ग के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि, यही भैया गलत लिखा है। विसर्ग के साथ में व्यंजन से मेल होने वाले, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर व्यंजन आना चाहिए थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है मैं छुपाना जानता तो डैश मुझे डैश ही समझता। अच्छा, तो मैं छुपाना जानता तो मित्र मुझे धूर्त ही समझता। ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका सी एकदम सटीक जवाब है। अगर मैं कोई बात छुपाना जानता तो मित्र मुझे क्या समझता? धूर्त ही समझता। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए विकल्प नंबर सी का प्रयोग करेंगे। आगे बोला गया है दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरोधार्थी क्या होगा? उपार्जित का प्यारे दोस्तों जो विरोधार्थी बनेगा वो बनेगा अनुपार्जित। क्या बनेगा? अनुपार्जित बनेगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न में आ जाते हैं। आगे प्यारे दोस्तों एक गद्यांश दिया गया है, हम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तर देंगे। बोला गया है संसार में कुछ भी असाध्य और असंभव नहीं है। संसार में कुछ भी असाध्य और असंभव नहीं है। असंभव और असाध्य जैसे शब्द कायरों के लिए हैं, नेपोलियन के लिए ये शब्द शब्दकोश में थे ही नहीं। यानी कि नेपोलियन के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं थे? असाध्य और असंभव। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है क्या बापू शरीर से शक्तिशाली थे? नहीं, वे अपनी पतली सी एक लंगोटी पहने लकड़ी के सहारे चलते थे, परंतु उनके विचार सशक्त थे, भावनाएं शक्तिशाली थी। कह रहा उनके साहस को देखकर करोड़ों भारतीय उनके पीछे थे। ब्रिटिश साम्राज्य उनसे कांप गया। अहिंसा के सहारे उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। यह विश्व का एक अद्वितीय उदाहरण है। कहते हैं कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है? कह रहा है कि जो अकेला चना है क्या भाड़ फोड़ सकता है? तो कह सकते हैं हाँ, क्योंकि गांधी जी ने ऐसा करके दिखाया था। यदि उसमें साहस हो तो अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। कहा गया है असाध्य में आ उपसर्ग का क्या अर्थ है? तो हमने अभी बताया था जब अग देखा था। अग में क्या था? आ का मतलब क्या होता है? नहीं। उसी प्रकार से आ प्लस में बनेगा साध्य। ठीक है, इस तरह से। तो आ का जो मतलब है वो बनेगा नहीं। नहीं का मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में निषेध दिया है। जैसे आप गैस एजेंसी पे जाते हैं, धूम्रपान निषेध, आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, और एक बड़ी सी बीड़ी या सिगरेट बनी होती है, क्रॉस लगा होता है, तो हम कह सकते हैं निषेध का मतलब होता है नहीं। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे प्यारे दोस्तों बोला गया है गांधी जी शरीर से शक्तिशाली नहीं थे, किंतु वे सशक्त थे। किससे थे? विचार और भावना से सशक्त थे। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तभी तो उनसे जो ब्रिटिश साम्राज्य थे वो कांप गया था। ठीक है, आगे बोला गया है नेपोलियन के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं थे? तो नेपोलियन के शब्दकोश में असाध्य और असंभव नहीं थे। ठीक है, ये तो कायरों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेपोलियन कायर नहीं था। आगे आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 70। इसमें प्यारे दोस्तों हम 4-5 प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 70 नंबर में कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी प्यारे दोस्तों याद रखेंगे बाणभट्ट की पुस्तक है। आगे बोला कुमार संभवन की बात करेंगे, ये कालिदास की पुस्तक है। वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो प्यारे दोस्तों आलोक पर्व किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये अभी यूपी पुलिस में पूछी गई थी रिसेंटली, जो 17 की 1 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, आलोक पर्व पूछी गई थी। आगे बोला है देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवदास उपन्यास के जो लेखक हैं वो शरश चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। कौन है? शरश चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे।
तो यहाँ पर कितने 4 क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन में हमने एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न निपटा दिए। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे आ जाइए। रीजनिंग प्यारे दोस्तों शुरू होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग को। कह रहा है दोस्तों इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो गौर से देखो, यहाँ पर पहले 1 है, उसके बाद में 8 है, फिर 9 है, फिर हमारे पास 64 है, आगे क्या है 25 है, आगे हमारे पास 216 है, और आगे देखेंगे तो 49 है। अब बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क यानी बॉक्स में क्या आएगा। तो गौर से देखो प्यारे दोस्तों, 1 को अगर देखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर लिखा है, अगर 8 को देखेंगे तो ये 2 का क्यूब लिखा है, अगर हम 9 को देखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर लिखा है, अगर हम प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे किसको, यहाँ पर अगर हम 64 को देखेंगे तो 4 का क्यूब लिखा है, और अगर हम 25 को देखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर लिखा है, अगर हम 216 को देखेंगे तो ये 6 का क्यूब लिखा है, और प्यारे दोस्तों 49 को देखेंगे 7 का स्क्वायर है। तो एक संख्या का स्क्वायर है, उसके बाद एक को छोड़ करके 1 का क्यूब है, ठीक है। तो अगला वाला क्या होगा, देखो क्यूब क्यूब क्यूब, और तो अगला वाला क्यूब होगा किसका, 8 का। 8 का क्यूब कितना होता है प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे 512 होता है। 512 हमें विकल्प नंबर सी में दिया है, तो विकल्प नंबर सी प्रश्न नंबर 71 का इंपॉर्टेंट तरीके से उत्तर हो जाएगा। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास 72 नंबर है, जिसमें बोला है उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो कह रहा है वर्षा मापी का जो संबंध है वर्षा से किया जाता है, यानी जब वर्षा होती है तो वर्षा मापने के लिए वर्षा मापी का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार सिस्मोग्राफ किससे संबंधित होगा, तो सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं प्यारे दोस्तों, हमें याद रखेंगे भूकंप मापते हैं। क्या मापते हैं, भूकंप को मापते हैं। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, और भूकंप हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहा गया है हांगकांग चीन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वेटिकन संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे जो हांगकांग है वो चाइना का एक हिस्सा है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसी प्रकार वेटिकन की बात करते हैं तो वेटिकन किसका हिस्सा है, वेटिकन मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे रोम का हिस्सा है, यानी इटली का, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जिस प्रकार चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट कह सकते हैं, चाइना इसमें विदेश नीति रखता है, जबकि हांगकांग अब एक सेपरेट देश है, लेकिन हांगकांग की विदेश नीति मेंटेन कौन करता है, चाइना करता है। उसी प्रकार से वेटिकन सिटी एक क्या है, देश है। उसी प्रकार से इसकी जो आपकी विदेश नीति है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, तो इटली करता है। अभी आपने देखा होगा G7 में जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी किससे गले मिले थे, तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे वो जो इटली के सर्वोच्च नेता थे वो पोप, ठीक है, पोप फ्रांसिस से वो लोग गले मिले थे, तो वेटिकन सिटी के ही थे वो। चलिए आगे आ जाइए। बोला गया है निम्नलिखित अक्षर सूची में शब्द दैट कितनी बार आया है। चलिए इस सूची को देखते हैं प्यारे दोस्तों। इस सूची में क्या देखना है, दैट हमें देखना है। तो प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं यहीं से। पहला दैट मिल जाएगा, उसके बाद में दूसरा दैट यहाँ पे मिल जाएगा, तीसरा दैट यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, तीसरा दैट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं, चौथा दैट ये मिल जाएगा। पांचवा देखेंगे तो कहाँ पे मिलेगा, THAT कहीं नहीं मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों कुल मिलाकर के जो दैट संख्या है, THAT की संख्या है वो कितनी है, तो आप यहाँ पे कह पाओगे 4 है। कितनी है प्यारे साथियों, 4 है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। आगे आ जाइए। कहा गया है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। दक्षिण की ओर एक व्यक्ति है, कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर चल रहा है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला गया है वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से मुड़ा है और इस दिशा में कितना चला है, 4 किलोमीटर। आगे बोल रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब प्यारे दोस्तों यहाँ से मुड़ा है और इसने दूरी तय कितनी की है, 5 किलोमीटर की तय की है। अब कह रहा है अपना मुख, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, यानी ये मुख कहाँ पर है, उत्तर दिशा की ओर है। कहाँ पर है, याद रखेंगे उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा ऑप्शन नंबर बी में दी गई है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाइए। बोला गया एक निश्चित कोड भाषा में स्विच को ये लिखा जाता है, तब इसका कोड क्या होगा, यानी कि देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले लिखा गया है स्विच SWI, उसके बाद में TCH, ठीक है, इस तरह से इसको लिखा क्या गया है, T लिखा है, उसके अलावा V लिखा है। आगे देखोगे तो प्यारे दोस्तों J लिखा है, फिर क्या लिखा है, S लिखा है, फिर D लिखा है, फिर G लिखा है। तो गौर से देखो प्यारे दोस्तों क्या है, यहाँ पे 19 है, 19 के बाद यहाँ पे 23 है, 9 है, 20 है, और आपका 3 है और 8 है। तो 19 के बाद में क्या हो गया, 20, यानी 1 जुड़ गया। क्या हो गया, 1 जुड़ गया। फिर 23 से ये आया 22 पे, यानी 1 घट गया, ठीक है, याद रखेंगे। फिर 1 जुड़ेगा, 9 में 1 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा। फिर 1 घटेगा, फिर 1 घटेगा
तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। फिर एक जुड़ेगा यानी सी में एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों 8 में एक घटेगा तो 7 बचेगा, यानी एक बार जुड़ रहा है, एक बार में प्यारे दोस्तों घट रहा है। तो हम शुरुआत से चेक कर लेते हैं। सी में पहली बार में जोड़ेंगे तो डी आना चाहिए। क्या आना चाहिए डी, कोई दिक्कत नहीं है, घटा देंगे भैया, पहली बार में घटा देंगे अगर नहीं जुड़ पा रहा है, ठीक है। तो घटा देंगे तो बी आ जाएगा क्योंकि सारे के सारे विकल्प बी से दिए गए हैं। उसके बाद में क्या है क्यू आया है तो क्यू के लिए एक जोड़ देंगे। क्यू के लिए एक जोड़ेंगे तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू के बाद एक जोड़ेगा तो आर मतलब 18, बी के बाद आर आना चाहिए तो ये एक गलत हो गया। इसके अलावा क्या है एफ में एक घटाएंगे, एफ 6 पर होता है, एक घटेगा तो 5 मतलब ई आना चाहिए, बी आर ई आएगा तो ये गलत और ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों एकदम सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित एक बेहतरीन प्रश्न दिया है दोस्तों। बोला गया है सभी टमाटर सब्जियां हैं, तो जितना भी हमारे पास टमाटर का पार्ट है वो सारा का सारा किस में आएगा, सब्जियों में आएगा। कुछ सब्जियां फल हैं तो हम कह सकते हैं कि कुछ सब्जियों का जो पार्ट है वो क्या है, फल है, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे। अब देखो बोला गया है कुछ टमाटर फल हैं, क्या टमाटर का फल से कोई संबंध हो रहा है, आप कहोगे नहीं हो रहा है तो गलत हो गया। अब कह रहा है कुछ फल टमाटर हैं तो अभी देखा था नहीं बन रहा है तो ये भी गलत हो गया, यानी कि यहाँ से आप बोलोगे नाइदर नॉर, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। 78 नंबर में बोला क्या उच्च शिक्षा केवल अति योग्य व्यक्तियों के लिए सीमाबद्ध कर दी जाना चाहिए, बताइए। कह रहा है कि उच्च शिक्षा केवल अति योग्य व्यक्तियों के लिए सीमाबद्ध कर देना चाहिए, तो कह रहा है नहीं, यह लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। क्या बोल रहा है प्यारे दोस्तों, उच्च शिक्षा को हम क्या करेंगे, केवल अति योग्य व्यक्तियों के लिए सीमाबद्ध नहीं करेंगे, ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। तो प्यारे दोस्तों लोकतंत्र की तो कथन में कहीं बात ही नहीं हुई तो गलत हो गया। तो कह रहा है क्या, कह रहा है हाँ केवल योग्य व्यक्ति इसके सुख के पात्र हैं, भाई ये भी गलत है। केवल योग्य व्यक्ति कैसे सुख के पात्र हैं, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, ये हमारा संविधान कहता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अगर यहाँ पे संविधान कह देता तो हम गलत मान लेते, ठीक है, लेकिन इसने लोकतंत्र बोला है, इस कारण ये गलत है, ठीक है। तो दोनों के दोनों फिर से गलत हो गए और दोनों के दोनों फिर से गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी एक बार फिर से सही है, नाइदर नॉर, नाइदर फर्स्ट नाइदर सेकंड। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य क्या है, तो ग्राम चौकीदार जो होते हैं वो ग्राम चौकी पर पहरा देना इनका मुख्य कर्तव्य है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर बनेगा। आगे बोला गया है एक व्यक्ति आपको सड़क पर संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ मिले तो आप क्या करेंगे। देखो पुलिस वाले बन रहे हैं, ये आपसे अब व्यक्ति तो पूछी ही जाएगी, मानसिक अभिरुचि तो पूछी ही जाएगी, तो कह रहा है उससे कुछ नहीं कहेंगे। अगर व्यक्ति मिलता है कुछ नहीं कहेंगे, कुछ तो कहना है, उसे हवालात में डाल देंगे, नहीं भैया आप उससे घूमने का प्रयोजन पूछेंगे। क्या पूछेंगे कि भैया काहे घूम रहे हो यहाँ पे, इस तरह से पूछेंगे। उसके पिटाई लगाएंगे, नहीं भैया पिटाई भी नहीं लगाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बोला है कानून व्यवस्था में पूर्ण न्याय क्या है, तो पूर्ण न्याय कानून व्यवस्था में जो है वो प्राकृतिक न्याय है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसने अगर कोई काम नहीं किया है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर के प्राकृतिक न्याय का यही उद्देश्य है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहा है जिला मजिस्ट्रेट को सामान्यतः प्रत्येक थाने का एक बार निरीक्षण कितने समय में करना चाहिए, यानी कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुछ थाने स्थित होंगे और प्रत्येक थाने का स्थित क्या करना है, जिला मजिस्ट्रेट को क्या करना है, निरीक्षण करना है। तो जिला मजिस्ट्रेट अगर उसका निरीक्षण करना चाहता है तो क्या करे, कितने दिनों में करेगा, तो प्यारे दोस्तों एक वित्तीय वर्ष में, एक वर्ष में एक बार ये इसका निरीक्षण करेगा। इसके अलावा वित्तीय वर्ष आप याद रखेंगे कब से कब होता है, 1 अप्रैल से लेकर, कहाँ से, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। ये भारत का अपना वित्त वर्ष होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों बोला है दिन, माह और वर्ष, इसके बीच में सही वेन आरेख क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किसका आरेख बनाएंगे, एक साल का, एक वर्ष का बनाएंगे। वर्ष में प्यारे दोस्तों क्या आते हैं, आप बोलोगे सर 12 महीने होते हैं, तो आप यहाँ से कह सकते हो माह, ठीक है। और माह में क्या होता है, आप कहोगे सर 30 या 31 या 28 दिन होते हैं, 30, 31, 28, 29 ऐसे दिन होते हैं, तो दिन इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। दिन से बड़ा क्या है, माह है, माह से बड़ा क्या है, वर्ष है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि सर जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा प्यारे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बोला है शिक्षक कवि और विद्यार्थी के बीच का सही वेन आरेख क्या होगा। देखो प्यारे दोस्तों शिक्षक और कवि दोनों आए हैं, क्या आए हैं, विद्यार्थी भी आया है, शिक्षक भी आया है, कवि आया है, तो आपको इसमें अंतर दिखा के रखना है, ठीक है, अंतर दिखा के रखना है। चलिए बताइए क्या होगा उत्तर। देखिए अगर हम इसका आरेख बनाने जाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले आप देखिए एक आरेख बनेगा जो हमारा टीचर को रिप्रेजेंट करेगा यानी शिक्षक को,
और दूसरा आरेख जो बनेगा वो पोइट के लिए बनेगा। किसके लिए? पोइट के लिए, यानी कवि के लिए। तो आप कह सकते हो कुछ टीचर पोइट हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। अब प्यारे दोस्तों इसी को क्रॉस करता हुआ एक आरेख बनेगा जो हमें स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों याद रखेंगे स्टूडेंट टीचर भी हो सकते हैं, स्टूडेंट पोइट भी हो सकते हैं और यहाँ पर टीचर पोइट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ पार्ट ऐसा होगा जो तीनों में आएगा, यानी टीचर भी होगा, पोइट भी होगा और शिक्षक भी होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे। तो इस प्रकार से जो आरेख है वो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं 85 नंबर। कहा गया है दी गई आकृतियों में से तीन किसी न किसी प्रकार से एक निश्चित है जबकि एक असंगत है, तो बताइए। भाई देखते ही बता दोगे ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? असंगत है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रॉस पैटर्न में चल रहे हैं जबकि यहाँ पे सादा सादा आपके क्या है? कट लगे हुए हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सर क्या है? विषम है। आगे आ जाइए। आगे प्यारे दोस्तों अब प्रश्न आ चुके हैं मैथ के, और मैथ को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे। 5 प्रश्न आपके सामने हैं। कह रहा है 2 नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 28 और 42 मिनट में भरते हैं। यानी कि एक नल ए है जो कि भरने वाला है, यानी प्लस का है। तो एक नल बी है, ये भी भरने वाला है, ये भी प्लस का है। पहला 28 मिनट में भरता है प्यारे दोस्तों, दूसरा कितने में? 42 मिनट में भरता है। ठीक है, अब कह रहा है तीसरा नल सी इसी हौज को 42 मिनट में खाली कर सकता है, यानी कि निकाल सकता है। निकालने के लिए माइनस लगाएंगे। कहा गया कितने मिनट में? 42 मिनट में। सबसे पहले तो हम इसकी क्षमता निकालेंगे नल की। अगर नल की क्षमता देखेंगे कितनी हो जाएगी? 42 दूनी 84 और 28 दिया 84। तो प्यारे दोस्तों इसकी जो क्षमता होगी नल की वो 84 होगी। अगर हम बात करेंगे ए की, तो ए 3 घंटे में इसे भर पाएगा, सॉरी 3 मिनट में इसे भर पाएगा। ठीक है, ए इसे कितने मिनट में भरेगा? इसे ए जो होगा वो 3 की क्षमता से भर पाएगा। जबकि बी की क्षमता देखी जाए तो कितनी हो जाएगी? बी की क्षमता हो जाएगी 42 दूनी 84 2। ये दोनों के दोनों किसके हैं? प्लस के हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा 42 दूनी 84 यानी माइनस का 2, सी इसे निकाल पाएगा। कह रहा है प्यारे दोस्तों यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि अगर हम तीनों नल की चर्चा करें, तीनों नल यानी ए और प्लस में बी माइनस में सी, ठीक है, इस तरह से प्लस में ए प्लस में बी माइनस में सी, अगर हम तीनों की चर्चा करें तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे इनकी क्षमता कितनी है? पहले +3 फिर +2 यानी 5 हो जाएगी। उसके बाद में -2 तो कितनी हो जाएगी? 3 क्षमता। तो जब तीनों नल एक साथ चलेंगे तो 3 की क्षमता से चलेंगे। और कह रहा है प्यारे दोस्तों 84 जो टंकी है फुल ये भरनी है, 3 की क्षमता से भरनी। कितनी देर में भरेगी? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर 28 मिनट में भरेगी। कितने मिनट में भरेगी प्यारे दोस्तों? 28 मिनट में भरेगी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो एक बार फिर से समझो प्यारे दोस्तों, ए नल भरने वाला, बी नल भरने वाला, सी खाली करने वाला। 28 मिनट 42 मिनट और 42 मिनट में क्रमशः ये भर सकते और खाली कर सकते हैं। तो हमने कहा हौज की टोटल क्षमता निकालते हैं। टोटल हौज की क्षमता आई 84। अगर हम ए से काम करवाएंगे तो 3 की क्षमता से भरेगा, बी से काम करवाएंगे 2 की क्षमता से भरेगा और सी से काम करवाएंगे तो ये 2 की क्षमता से खाली करेगा। तो प्यारे दोस्तों कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोलने पर, यानी ए बी को खोलें और सी को भी खोलें, तो ए बी तो भरेंगे, सी निकालेगा। तो ए बी मिला करके भरेंगे 5 और सी उसमें से निकाल देगा 2। तो एक बार में तीनों जब खुले रहेंगे तो 3 की क्षमता से कार्य करेंगे। तो टोटल 84 टंकी 84 लीटर की थी, 3 की क्षमता से भरनी है। तो प्यारे दोस्तों आप कह सकते हो 28 मिनट में भर जाएगी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। कहा गया है प्यारे दोस्तों, एक मिनट, कहा गया क्वेश्चन कह रहा है कि 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। प्यारे दोस्तों अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें, हमें 1470 को हमें क्या करना है? भाग देना है। और किस छोटी से छोटी संख्या, अगर 6 से भाग देंगे तो क्या संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी? चलिए देखते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 के बाद 6 चौके 24, 6 पंचे 30। क्या 245 एक पूर्ण वर्ग है? आप कहोगे नहीं है, तो ये तो भैया गलत है। तो पहला ऑप्शन भी गलत है, ये गलत। अब 5 से देके देखते हैं। 5 से देखेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 नमा 45, 5 चौके 20। क्या 294 एक पूर्ण वर्ग है? आप कहोगे नहीं है सर, तो ये भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब 15 से देख के देखते हैं। 15 नमे 135, 12, 15 अट्ठे 120। क्या 98 प्यारे दोस्तों एक पूर्ण वर्ग है? आप बोलोगे सर नहीं है। तो अब जब ये भी नहीं है तो ये भी गलत है। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है 30, 30 से काट लो। अगर काटोगे प्यारे दोस्तों 49 आएगा। और ये जो भागफल आया है ये एक प्रकार का पूर्ण वर्ग है, किसका? 7 का। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो आपका जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 30 से अगर हम 1470 को भाग दे दें तो जो भागफल मिलेगा वो क्या होगा? एक पूर्ण वर्ग होगा। इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाइए। बोला गया है कौन सी धनराशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर 520 से तथा 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। तो बताइए कौन सी धनराशि है वो? तो मेरे प्यारे दोस्तों गौर से देखेंगे। पहले 5 वर्ष
पहले अगर हम 5 वर्ष की बात करेंगे तो ये राशि कितनी हो रही है, 520 हो रही है। जबकि आगे 7 वर्षों में यही राशि, कितने वर्षों में, 7 वर्षों में यही राशि कितनी हो रही है, 568 हो रही है। कितनी, 568। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि 2 वर्षों में कितनी बड़ी है, यहाँ पे 5 से 7 2 वर्ष हुए, तो यहाँ पे कितनी बड़ी है। आप कहोगे सर कि 2 वर्षों में टोटल राशि कितनी बड़ी है, आप कहोगे इतनी बड़ी है, तो आप बोलोगे 48 बड़ी है। ठीक है, अगर हम 1 वर्ष की यहीं पर निकाल लें तो 1 वर्ष की निकालेंगे 24 बढ़ेगी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगर हम टोटल राशि की बात करें तो 5 वर्षों में जो राशि बढ़कर आई थी वो 520 हुई थी। 1 वर्ष में 24 बढ़ रही है, तो 5 वर्ष में कितनी बढ़ेगी प्यारे दोस्तों, आप कहोगे 120। और हम यही 5 वर्षों में पहले राशि 120 घटा देंगे। क्या कर देंगे, 520 में 120 घटा देंगे तो हमें टोटल जो पहले राशि थी वो पता चल जाएगी। 520 में 120 जाएगा तो 400 रुपए का मूलधन था। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे 404, क्योंकि साधारण ब्याज है प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे ये साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं कर रहा। तभी तो मैंने इसको सीधा 2 वर्षों में 48 था, तभी तो मैंने इसको क्या किया, 1 वर्ष का 24 लिख दिया। चक्रवृद्धि ब्याज सीधा सीधा बढ़ता है, कोई ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है इस पर। ठीक है, तो इस तरह से आप कहोगे 5 वर्षों में 520 से 7 वर्षों में 568 हो रही है, तो 2 वर्ष का जो ब्याज है प्यारे दोस्तों वो 48 मिल रहा है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 5 वर्षों की, तो 5 वर्षों का जो ब्याज होगा वो 120 हो जाएगा। तो हम 5 वर्षों का, हमें पता है 5 वर्षों में 520 हुई थी, तो 120 हमने घटा दिया ब्याज में से, तो टोटल राशि हमें 400 प्राप्त हो जाएगी। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। कहा गया है प्यारे दोस्तों, 2 स्टेशनों ए और बी दोनों की रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। 2 स्टेशनों के बीच में 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। दोनों गाड़ियों के मिलने पर ज्ञात हुआ कि दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। ए और बी के बीच की दूरी क्या है, यानी ए और बी के बीच की दूरी क्या है, स्टेशनों के बीच की दूरी बतानी है। जल्दी से आप बताइए, तब तक मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पहले हम बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्या देख लेंगे, हम अपना शॉर्टकट भी देख लेंगे। क्यों कहा गया है 2 रेलगाड़ी हैं ए और बी। ए और बी के कह रहा है कि ए और बी 2 स्टेशन है, इनके बीच में 2 रेलगाड़ियाँ चल रही हैं। देखो मान लेते हैं कि सबसे पहले ए रेलवे स्टेशन यहाँ पर होगा और बी रेलवे स्टेशन यहाँ पर होगा। इनके बीच में 2 ट्रेनें चल रही हैं एक दूसरे की ओर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो कह रहा है दोस्तों, एक तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है और दूसरी कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो मिलने वाला बिंदु है, जैसे कहीं यहाँ पर मिली होंगी, 60 चल रही है वो तेज़ चल जाएगी और जो 50 चल रही है वो थोड़ी स्लो चलेगी। तो कह रहा है कि हम मिलने वाले बिंदु को अगर मान लें, मिलने वाले बिंदु पर पहली रेलगाड़ी के द्वारा जो तय की गई दूरी अगर हम x मान लें, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्रमशः 50 और 60 चला था। ठीक है, तो पहली रेलगाड़ी, क्योंकि पहली वाली 50 चली है, दूसरी वाली 60, तो ये सेकंड रेलगाड़ी है और ये फर्स्ट रेलगाड़ी है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो आप कह सकते हो पहली वाली रेलगाड़ी, आप एक ऐसे करके नोट करके लिख लीजिए, माना, क्या लिख लेंगे, माना मिलने से पहले, क्या लिखेंगे, माना मिलने से पहले रेलगाड़ी ए के द्वारा, ठीक है, रेलगाड़ी यानी फर्स्ट रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, x है। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस है, ये दूरी है। तो आप बताओ, अगर प्यारे दोस्तों x की दूरी पहली रेलगाड़ी जिसकी चाल 50 है कि तय से तय की होगी, x किलोमीटर की दूरी प्यारे दोस्तों पहली रेलगाड़ी ने 50 की गति से तय की होगी, और बराबर में इसके रखना है कि जो x + 120, क्योंकि बोला है कि एक रेलगाड़ी ने 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर ली है। तो आप कह सकते हो x किलोमीटर तो ये चली है और x किलोमीटर ये भी चली होगी, लेकिन जो ज़्यादा वाली है वो 120 किलोमीटर अधिक चल गई है। कितनी चल गई भैया, 120 किलोमीटर अधिक चल गई है। अब इसका तिरछा गुणा कर लो आप, पहले 0 से 0 को काट लो। ठीक है, इसके अलावा और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 6x बराबर में क्या कर लेंगे, 5x + 12 × 5 = 60 यानी 600। तो x बराबर आप कह सकते हो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5x यहाँ पे घटेगा तो 1x बचेगा, x बराबर 600 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो प्यारे दोस्तों कि जो पहली रेलगाड़ी है यानी कि 50 किलोमीटर से चलने वाली जो रेलगाड़ी है, उसने दूरी कितनी तय की है, तो आप कहोगे प्यारे दोस्तों इसने दूरी तय की है 600 किलोमीटर। जबकि दूसरी वाली रेलगाड़ी यानी जो सेकंड रेलगाड़ी है, उसने जो दूरी तय की है वो 600 प्लस में 120, ठीक है, याद रखेंगे, ये तय की है
600 प्लस 120 में ये तय की है, यानी कि 720। दूसरी वाली रेलगाड़ी ने 720 तय की है, पहली वाली ने 600 तय की है। तो प्यारे दोस्तों टोटल दूरी कितनी हो जाएगी ए और बी के बीच की? 1320 किलोमीटर हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे। कितनी हो जाएगी? 1320 किलोमीटर हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे। देखो ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से समझ लो। मैंने कहा ट्रेन जो दूसरी है उसकी 60 किलोमीटर है उसकी चाल, और पहले वाले की चाल 50 किलोमीटर है। तो हमने सीधा कहा कि माना कि मिलने से पहले फर्स्ट रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी x है, तो x बटे 50 यानी कि दूरी बटे चाल से निकालेंगे समय। तो दोस्तों यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है, दूरी बटे चाल से यहाँ पे समय निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमें पता चलेगा x की दूरी 50 की स्पीड से तय करेगा। वहीं कह रहा है कि x प्लस 120, क्योंकि पहली रेलगाड़ी से 120 अधिक तय कर रही है दूसरी वाली, तो x तो चलेगी ही चलेगी, उसके साथ 120 कितने की गति से? 60 से। फिर हमने काटा पीटी की तो x का मान 600 आया। वहीं 120 ज़्यादा चलेगी तो 720 और 600, तो दोस्तों आप कह सकते हो 1320 ए और बी के बीच की दूरी है। देखो इतना ज़्यादा नहीं करना है तो सीधा शॉर्टकट करो। करना क्या है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप कहोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की ज़्यादा से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की ज़्यादा से सेकंड ट्रेन चली है। कितनी चली है? 120 किलोमीटर चली है। कितनी? 120 किलोमीटर। तो आप कह सकते हो यहाँ से कितने घंटे चली है? बताओ, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर चली है, कितनी ज़्यादा चली है? तो आप कहोगे प्यारे दोस्तों 12 घंटे। बोलो, टोटल 12 घंटे चली है ट्रेन, टोटल 12 घंटे चली है। लेकिन प्यारे दोस्तों उसने तो सीधा बोल दिया कि यहाँ पर समय क्या है? समान है, क्योंकि सॉरी यहाँ पर कह रहा है 120 किलोमीटर। देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर चलेगी तो 12 घंटे समय लेगी। तो 12 घंटे पहली ट्रेन चली होगी और 12 घंटे दूसरी ट्रेन चली होगी। तो 12 घंटे में 50 की स्पीड से पहली ट्रेन कितनी चलेगी? 12 पंचे 600, और 6 से अगर देखेंगे 12 छक्के 72, 720 किलोमीटर, ठीक है। तो 7 6 1320। ये देखो शॉर्टकट है, यदि आप नहीं समझ पाए फिर से समझो। मैं कह रहा हूँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा चली है दूसरी वाली ट्रेन, और ज़्यादा कितनी चली है दूरी? 120 किलोमीटर। तो टोटल इसने दूरी कितने घंटे तय की होगी? तो आप कहोगे 120 किलोमीटर अधिक तय की है। ये कितने घंटे में? 12 घंटे में, ठीक है। और हमसे कहा कि 120 किलोमीटर 12 घंटे में अधिक तय की है। तो दोस्तों चली तो दोनों की दोनों ट्रेनें 12 घंटे। पहली ट्रेन चली होगी 600 किलोमीटर, दूसरी चली होगी 720। 12 घंटे में पहली 50 की स्पीड से 600 हो गई और 60 की स्पीड से 720 हो गई। कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आइए। बोला गया है अंकित मूल्य पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित हो, यानी कि अंकित मूल्य से यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से, यानी कि जो सीपी है इससे अधिक एमआरपी कितना है? एमआरपी 30% अधिक है। और कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट, यानी एसपी अलग है। तो प्यारे दोस्तों आप कह सकते हो कि सीपी इसका अगर 100 है, 30% अधिक अंकित करके 10% की छूट दे दी, तो इसका 10% अगर निकालने जाओगे कितना आएगा? 13। 130 में 13 की छूट बची कितने में? 117 में। 100 से कितना ज़्यादा? आप बोलोगे 17 ज़्यादा। प्यारे दोस्तों कितने परसेंट का फायदा? सीधा 17% का फायदा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को इस बंदे की जीत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसने यार बहुत मेहनत की थी। 2023 19 नवंबर वो दिन हम नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ट्रॉफी हमारे हाथ में। चलिए फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों में कमेंट करके, प्यारे दोस्तों कमेंट भी कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं साथियों में। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।